भाई 5 राज्यों के चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। कल सुबह तेलंगाना विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। विपक्ष इन विधानसभा चुनावों के गुणागणित में अभी इस वक्त है, लेकिन बीजेपी अगले पायदान की तरफ बढ़ चुकी है। इन विधानसभा चुनावों के बाद देश के अगले साल लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं, उसके लिए आज शंखनाद हो गया। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार शुरू हो गया। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। कोलकाता के धर्मतला इलाके में प्रतिवाद सभा को वो संबोधित कर रहे थे। प्रतिवाद सभा इस रैली का नाम था और अमित शाह के निशाने पर टीएमसी नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। अमित शाह ने जो कुछ कहा वो पूरी रिसर्च के साथ कहा, तथ्यों के आधार पर कहा। जब अमित शाह ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, तो उनके दिमाग में सिंगूर से हटाए गए टाटा मोटर्स के प्लांट की तस्वीर घूम रही होगी। ताजपुर पोर्ट के विकास के लिए कभी अडानी का हाँ कभी ना करने वाले टीएमसी के बयान घूम रहे होंगे। और अमित शाह ने एक और अहम मुद्दे को अपनी इस चुनावी रैली में उठाया, सीएए का मुद्दा। वो मुद्दा जो देश में और भारत के बाहर से आने वाले लोगों के रहने की इजाजत पर एक कानून बनाता है। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। सीएए का कानून बन चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल से गृह मंत्री ने सीएए कानून की बात करके, लेकिन कैसे लोकसभा की सीटों पर निशाना साधने की कोशिश की है, ये समझिए। और कितनी सीटों पर। बंगाल और असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक दोनों राज्यों को मिलाकर लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसका कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है और इसीलिए सटीक संख्या नहीं बता सकते हैं। बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी है, ये सटीक बता सकते हैं, 42। असम की लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और इन 56 सीटों पर सीएए का मुद्दा सीधा असर डालता है। बांग्लादेश से आए लोगों को बाहर करने के मुद्दे पर बीजेपी असम में लगातार 2 बार से सत्ता में है असम में। लेकिन अमित शाह और बीजेपी का फोकस इन 2 राज्यों पर ना होकर एक बड़े इलाके पर है। वो इलाका कौन सा है और उसकी अहमियत क्या है, वो आप जाने उससे पहले 2019 चुनावों के नतीजों के कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही है। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 8 राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, ठीक है। हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती लोकसभा की। दिल्ली की सभी 7 जो सीटें थी वो जीत गई। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीत गई। हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटें अपने नाम की। राजस्थान की सभी 25 सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ। गुजरात की सभी 26 और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। चंडीगढ़, दमन एंड दीव सीट को आप इसमें जोड़ लीजिएगा, तो कुल मिलाकर कितनी सीटें होगी? 83। इसका मतलब यह हुआ कि इन राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब राजस्थान में 25 से ऊपर कहां जाएंगे, या तो वहीं या उससे नीचे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? यहां सीट बढ़ाने का ऑप्शन अब ज्यादा नहीं बचता है इन इलाकों में, इन 83 सीटों पर। इन राज्यों में सीटें कम होने की संभावना इनफैक्ट ज्यादा हो जाती है। अब मैं आपके सामने कुछ और राज्य रख रही हूं जहां बीजेपी करीब सैचुरेशन लेवल को टच कर चुकी है। जैसे 2019 में मध्य प्रदेश, बीजेपी ने 29 में से 28 सीट पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 9 पर बीजेपी ने कब्जा किया। 14 झारखंड की, उसमें से 12 सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की। कर्नाटक की 28 में से बीजेपी ने 25 सीटें अपने नाम कर ली। यानी इन 4 राज्यों में 82 सीटें जो थी उसमें से बीजेपी ने 74 सीट अपने नाम कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि यहां भी बीजेपी की सीट बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम है, बेहद महीन है।
अब 2024 में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि एकजुटता होने से पहले ही उसमें फूट पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने वाले हैं और हम इस दावे को मान भी लेते हैं। बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। अच्छा, उम्र की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया, हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहेंगे नहीं बसते। लेकिन बावजूद इसके ये दावे किए जा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट रहेगा, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। और अगर विपक्ष एकजुट होता है तो हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के लिए सीट बढ़ाने वाले राज्य बहुत ज्यादा नहीं बचेंगे। वो कौन से राज्य हैं इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगी, लेकिन बंगाल, क्योंकि उससे बात शुरू हुई है, तो बंगाल की अहमियत क्यों ज्यादा हो जाती है वो समझिए। बंगाल ही के जरिए बीजेपी का फोकस उसके आसपास के बड़े इलाके पर है। बंगाल की 42 में से बीजेपी के पास 2019 में सिर्फ 18 लोकसभा सीट थी, लेकिन अच्छा खासा जम था वो बीजेपी के लिए। ओडिशा की 21 में से बीजेपी के पास सिर्फ 8 सीटें थी। ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश आता है, जहां लोकसभा की 22 सीटें हैं और बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। फिर उससे नीचे लगता तेलंगाना, जहां कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वहां की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं, यानी 102 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास इस पूरे इलाके में सिर्फ 30 सीटें हैं। ये वो राज्य है जहां बीजेपी को सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुंजाइश मतलब यहां ज्यादा है। बंगाल में तो बीजेपी मुख्य विपक्षी दल भी है और बंगाल में ही बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद भी है। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बना। अब फोकस सिर्फ इस इलाके में या इस बेल्ट की 76 सीटों पर नहीं है। बीजेपी का फोकस इससे कई ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इस फोकस में हिंदी भाषा वाले 2 बड़े राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की राजनीति आप समझिए, इस लिहाज से इसे पहचाना जाता है कि ये पॉलिटिकल फैक्ट्री है। राजनीति की इसे फैक्ट्री कहा जाता है। 2019 में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर दर्ज की थी जीत। यहां बीजेपी सीटें बढ़ाने पर फोकस कर रही है। दूसरा हिंदी भाषी राज्य कौन सा है? बिहार। यहां एनडीए के पास 40 में से 23 सीटें हैं, यानी यहां भी 17 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का फोकस है। इसके अलावा एक और राज्य है जहां बीजेपी इस बार अपनी सीट बढ़ाने पर पूरी तरह फोकस कर रही है और ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां बीजेपी अपनी सीटें बढ़ती हुई देख रही है। हालांकि ये समीकरण इस बार काफी बदले हुए हैं। एनडीए यहां बहुत आगे है। 2019 में बीजेपी को 48 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में 23 लोकसभा सीट मिली थी। इस बार एनडीए का कुनबा बड़ा होने के बावजूद बीजेपी 26 सीट पर लड़ने का दावा कर रही है। जो लोग जो सीटें लड़े थे, तो इनिशियल बातचीत करते समय उनकी सीटें उनके पास रहेगी। फिर उसमें कुछ बदलाव करना है, किसी को किसी की सीट देना है, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब कुछ फाइनलाइज हुआ ऐसा नहीं है। एक बेसिक होता है कि किस चीज पर चर्चा होगी, तो चर्चा बेसिकली इस पर होगी कि कौन कौन सी सीट लड़ा। बीजेपी ने पूरे देश में 144 लोकसभा सीट वो चुनी है जहां 2019 में बीजेपी नंबर 2 या नंबर 3 पर रही। और इस बार पार्टी का टारगेट है 350 सीट जीतने का, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जितनी आज है उससे ज्यादा सीटें आएगी। जिस प्रकार से हमने 9 साल में जो काम किया है, जो देश का भविष्य बदला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए हैं, फिर से एक बार जनता अपने विकास के लिए और देश के लिए हमें चुनकर देंगी और हम निश्चित रूप से 2/3 मेजोरिटी लेकर विजयी होंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये होगा कैसे मुमकिन? तो बंगाल की 42, उड़ीसा की 21, तेलंगाना की 17
और बिहार की 40 सीटें बहुत अहम हैं। और इन्हीं सीटों पर फोकस के तहत अमित शाह ने 2024 चुनाव पर पहला फोकस पश्चिम बंगाल की तरफ किया।